गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की साइंस, जिसमें अपना लेसन चल रहा था नौवा आनुवांशिकी एवं जैव विकास। ये हमारे इस लेसन का 5वां पार्ट है। और पिछले क्लास में अपन विकास एवं वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। जैव विकास में उपार्जित लक्षण, आनुवांशिक लक्षण, जाति उद्भव के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ते हैं और इस अध्याय को खत्म करते हैं आज पूरा जीवाश्म के बारे में। ठीक है, जीवाश्म क्या होता है तो देखिए, आज हमारा टॉपिक है जीवाश्म क्या होता है। देखिए, जीवाश्म की अगर अपन चर्चा करें तो देखिए, प्राचीन समय में जो भौगोलिक उथल पुथल होती, पुराने समय में जो भौगोलिक उथल पुथल हुई, उसके कारण जो उस समय की जो जैव संपदा, जीवों की संपदा, प्राकृतिक संपदा, वनस्पतिक संपदा थी, वो जमीन के अंदर दब गई। ठीक है, और जमीन के अंदर दबने के बाद उस पर परतें, जमीन की परतें आती रही, भूमि की परतें आती रही, जिससे उसके अंदर का दाब बढ़ता रहा। वो दाब बढ़ने के कारण क्या हो गया, अर्ध जले पदार्थों में बदल गए। जो भी पेड़ पौधे, जीव जंतु थे, वो प्राकृतिक सारी संपदा क्या आधे जले हुए पदार्थों में बदल गए। और आज अपन खुदाई करते हैं तो जलने के कारण जो नरम पदार्थ थे, नरम भाग थे जीव जंतु पेड़ पौधों के, वो तो गल गए, वो तो पिघल गए। लेकिन जो कठोर पदार्थ है, जैसे जीव जंतुओं की हड्डियां, लकड़ियां, कठोर चीजें, वो क्या आज अभी तक जमी हुई, अभी तक सुरक्षित रूप से अर्ध जले रूप में पड़ी है। जब अपन आज खुदाई करते हैं तो वो अपन को वो भाग खुदाई में जमीन से निकलते हैं। ठीक है, वो भाग क्या होते हैं, खुदाई में जमीन से निकलते हैं। ठीक है, और वही भाग जो जीवों के अंश होते हैं, वही आज हमें खुदाई में प्राप्त हो रहे हैं। इन्हीं को अपन जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, भौगोलिक उथल पुथल तथा प्राकृतिक जो आपदाओं से प्राचीन जीव जंतु क्या हो गए, जमीन में दब गए थे। ठीक है, तो लिखते हैं अपन इसको, भौगोलिक उथल पुथल, उथल पुथल तथा प्राकृतिक आपदाओं, प्राकृतिक आपदाओं से प्राचीन जीव जंतु से प्राचीन जो जीव जंतु थे, जीव जंतु कहां दब गए, जमीन के अंदर दब गए, जमीन में दब गए। दब गए थे प्राचीन समय में। भौगोलिक उथल पुथल या प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, इनसे जमीन में दब गए। ठीक, फिर दबे हुए जीवों के जो कोमल भाग थे वो तो नष्ट हो गए। जो दबे हुए जीवों के कोमल भाग नष्ट हो गए, लेकिन उनके कठोर भाग पूर्णतः नष्ट नहीं हो पाए, पूरी तरीके से नष्ट नहीं हो पाए। जमीन में दबने से जीवों के कोमल भाग नष्ट हो गए, लेकिन जो कठोर भाग थे, कठोर भाग पूर्णतः नष्ट नहीं हो पाए, पूर्णतः नष्ट नहीं हो पाए, पूरी तरीके से क्या हो गए, नष्ट नहीं हो पाए। कठोर भाग तो, कोमल भाग थे वो तो नष्ट हो गए, लेकिन कठोर भाग नष्ट नहीं हो पाए। ठीक है, ये कठोर भाग आज के समय क्या होते हैं, खुदाई में हमें प्राप्त होते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, ये कठोर भाग ही वर्तमान में खुदाई के समय प्राप्त होते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, जिन्हें जीवाश्म कहा जाता है, जिन्हें जीवाश्म कहते हैं।
इन्हें ही अपन क्या कहते हैं, जीवों के अंश जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्म की उम्र जानने के दो तरीके हैं। अब जीवाश्म कितना पुराना है, कितने साल पहले का है, 1000, 2000, 5000, 500, 600, कितने साल पुराना है, ये जानने के दो तरीके होते हैं। जीवाश्म की उम्र जानने के दो तरीके होते हैं, ध्यान रखना। जीवाश्म की इंपॉर्टेंट है, उम्र जानने के दो तरीके हैं। दो तरीके हैं, दो प्रकार से अपन जीवाश्म की उम्र ज्ञात कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका यह है कि पृथ्वी की खुदाई में ऊपरी परत से, पृथ्वी की खुदाई में ऊपर वाली परत से प्राप्त जीवाश्म की उम्र क्या होती है? कम होती है, और जो गहराई में होता है उसकी उम्र क्या होती है? ज्यादा होती है। ये तो अपन दिखने सी बात है, पहला तरीका तो, क्योंकि जो ज्यादा ऊपर, हमने जीवाश्म की निर्माण की प्रक्रिया में क्या पढ़ा है कि हाँ, जो भौगोलिक उथल पुथल, प्राकृतिक आपदाओं से जैव संपदा, जीवों की संपदा, प्राकृतिक पेड़ पौधे सब कुछ क्या हो गए? जमीन में दब गए। फिर उनके ऊपर धीरे धीरे परत आती गई, ठीक है, परत आती गई, मान लो, ठीक है, ये जीवाश्म है, इन पर ये परत आती गई धीरे 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 धीरे, ठीक है। इतनी परत बनने में टाइम भी तो ज्यादा लगा होगा, और एक ये जीवाश्म है और इस पर ये परत है, ठीक है, एक ये जीवाश्म है यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ है, ठीक है। तो अपन यहाँ से खुदाई करना स्टार्ट करते हैं, तो ये जीवाश्म हमें पहले प्राप्त होता है, यानी ऊपर वाली प्राप्त सतह में प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर बस इतनी सी परत बनी है, इसका मतलब ये तो अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले ही कम, इसकी उम्र क्या होगी? जीवाश्म की कम होगी, ठीक है। ये बहुत पुराना होगा और ये तो बहुत ही ज्यादा पुराना होगा, सबसे ज्यादा पुराना होगा। यानी जो ऊपर वाली परत में जो जीवाश्म मिलते हैं उसकी उम्र कम होती है, और जो नीचे गहराई में मिलते हैं उसकी उम्र ज्यादा होती है, उसकी उम्र क्या होती है? ज्यादा होती है। देखिए आगे, पहला तरीका यह है कि, पहला तरीका यह है कि जमीन, सॉरी, कि पृथ्वी की खुदाई, पृथ्वी की खुदाई, पृथ्वी की सॉरी खुदाई में ऊपरी परत, ऊपरी परत में मिलने वाले जीवाश्म की उम्र कम तथा गहराई में मिलने वाले जीवाश्म की उम्र ज्यादा होती है, ठीक है। जो गहराई में मिलते हैं वो अधिक पुराने होते हैं, और जो ऊपर ही मिलते हैं वो कम उम्र होती है, जीवन उम्र ज्यादा होती है, अर्थात क्या होते हैं? ज्यादा पुराने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ज्यादा पुराने होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा तरीका है फॉसिल, ठीक है, दूसरा तरीका है फॉसिल डेटिंग। दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा तरीका है फॉसिल, फॉसिल डेटिंग, ये दूसरा तरीका है, ठीक है, दूसरा तरीका है। अब दूसरे तरीके में अपन क्या करते हैं? जीवाश्म में जो पाए जाने वाले किसी अंश, किसी भाग, जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुमान के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारित किया जाता है। उनके जो विभिन्न समस्थानिक, एक तत्व लेके उनके विभिन्न समस्थानिकों का क्या करते हैं? अपन अनुमान लगाते हैं, और उस आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। फॉसिल डेटिंग, फॉसिल डेटिंग में
जीवाश्म में पाए जाने वाले, जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुमान लगाकर, अनुमान के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है, समय निर्धारण करते हैं। ठीक है, जीवाश्म की आयु का समय निर्धारण करते हैं। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले पहला आगे, फिर विकास के चरण क्या क्या है वो अपन पढ़ते हैं। विकास के चरण की अपन चर्चा करते हैं। दोस्तों देखिए क्या होता है इसमें, विकास कैसे होता है, जीव विकास। ठीक है, उसकी अपन पूरी चर्चा करेंगे और लिखते भी चलेंगे साथ में। फिर है विकास के चरण। विकास के विभिन्न चरण हैं, विकास के चरण, इनकी चर्चा करते हैं अपन। तो देखिए, सभी अंगों का चयन उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। जो सभी अंग होते हैं उनका चयन क्या होता है, उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। उनका विकास भी उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। जो जिस अंग का उपयोग अपन ज्यादा करते हैं वो ज्यादा विकसित हो जाता है। जैसे ये भी किसने बताया था, ये लेमार्क ने बताया था। जिराफ का जो प्रयोग आपने 7वीं 8वीं में देखा, लेमार्क ने एक उपयोगिता अनुपयोगिता का क्या सिद्धांत दिया था। उन्होंने जिराफ के आधार पर बताया था कि जिराफ पहले कुत्ते या गाय के बछड़े के आकार का था। ठीक है, गाय के बछड़े के आकार का था। ठीक है, जब वो नीचे वाली घास खाता था, जब जमीन वहां पर नीचे वाली घास क्या हो गई, धीरे धीरे खत्म होने लग गई, नष्ट होने लगी, खत्म होने लगी, तो क्या करता था वो, पेड़ पौधों की पत्तों को खाना लगा। लेकिन वो तो इस साइड का पेड़ पौधे के पत्ते यहाँ पर, वो क्या करता है, यहाँ पर अपनी आगे वाली जो गर्दन थी उसको ऊपर करता और आगे वाले जो 2 पैर थे उसको ऊपर करता। उसका उपयोग ज्यादा लेता, पीछे वाले का उपयोग लेता ही नहीं था, जिसके कारण उसकी गर्दन लंबी हो गई और आगे वाले पैर लंबे हो गए, क्योंकि उसी का उपयोग ज्यादा किया। लेकिन पीछे वाले पैरों का उपयोग नहीं किया तो वो क्या हो गए, छोटे रहे। ऐसे ही अपन हमारे अंदर देख लेते हैं। हम अगर नेचुरल ज्यादातर अपने राइट हैंड का काम में लेते हैं, ठीक है, ज्यादा, तो ये ज्यादा विकसित है। ठीक है, इसका काम में नहीं लेते हैं तो ये कम विकसित है। मैं राइट हैंड से लिख रहा हूँ, ये मेरा ज्यादा विकसित है, क्या मैं उसी स्पीड से इस लेफ्ट हैंड से लिख सकूँ, ही लिख सकूँ, क्योंकि मैं इसको उपयोग ही नहीं लेता लिखने में कभी। लेकिन अगर मैं इसको और इसको दोनों को बराबर उपयोग में लेता रहूं तो जैसा मेरा राइट हैंड लिख रहा है वैसा आने वाले समय में लेफ्ट हैंड भी लिखेगा। ठीक है, और आप इसको इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि आप अगर जितना वजन अपने राइट हैंड से उठा सकते हैं जो अपन नॉर्मली काम में लेते हैं उस हैंड से, अब कोई लेफ्टी भी होता है जो लेफ्ट हैंड से काम करता है ज्यादा, तो जो उनका प्राकृतिक हैंड होता है जिसके द्वारा वो हर काम करते हैं, उससे जितना वजन उठा सकते हैं इतना वजन इससे लेफ्ट वाले हाथ से नहीं उठा सकते। ठीक, तो क्योंकि इसका उपयोग अपन ज्यादा करते हैं तो इसका विकास ज्यादा हुआ, इसका नहीं हुआ। तो सभी अंगों का चयन उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। सभी अंगों का चयन उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। सभी अंगों का चयन उनकी उपयोगिता के आधार पर ही होता है। जिनका उपयोग ज्यादा होगा उनका चयन हो जाएगा, जिनका उपयोग ही नहीं होगा तो उनका चयन नहीं होगा। ठीक है, कई जटिल अंग जैसे अनेक जीवों में पाए जाते हैं, कई जटिल अंग पाए जाते हैं अनेक जीवों में। ठीक है, लेकिन इन जटिल अंगों की संरचना सभी जीवों के में भिन्न होती है। कई सारे जटिल अंग पाए जाते हैं जीवों में, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जटिल अंग, लेकिन सभी जीवों में इनकी संरचना भी क्या होती है, भिन्न होती है, जिसका मुख्य कारण अलग अलग विकास से उत्पत्ति होता है। इनकी संरचना अलग अलग क्यों होती है, क्योंकि इनका विकास भी या इनकी उत्पत्ति जो हुई है वो अलग अलग
तरीके से हुई है। कई जटिल अंग अनेक जीवों में पाए जाते हैं। अनेक जीवों में क्या कई प्रकार के जटिल अंग होते हैं, पाए जाते हैं, लेकिन इन जटिल अंगों की संरचना क्या होती है? इन जटिल अंगों की संरचना, ठीक है, इन जटिल अंगों की संरचना सभी जीवों में क्या होती है? भिन्न होती है। इन जटिल अंगों की संरचना सभी जीवों में क्या होती है? भिन्न होती है, अलग अलग होती है। सभी जीवों में भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं, ठीक है। जिसका मुख्य कारण, ये भिन्न होने का कारण क्या होता है? जिसका मुख्य कारण अलग अलग विकासशील उत्पत्ति है। जिसका मुख्य कारण अलग अलग विकासशील उत्पत्ति है। इनके विकास की जो उत्पत्ति हुई है वो सबसे अलग अलग हुई है, ठीक है। कई बार जटिल अंग सेम दिखते हैं सब में, लेकिन इनकी उत्पत्ति अलग अलग प्रकार से हुई है, इसीलिए संरचना में वो भिन्न दिखते हैं, ठीक है। कोई परिवर्तन जो एक गुण के लिए उपयोगी है, कालांतर में क्या हो सकता है? किसी अन्य कार्य के लिए भी उपयोगी हो सकता है। जो कोई परिवर्तन हुआ है जो किसी एक कार्य के लिए उपयोगी है, आगे चलकर वो किसी अन्य कार्य को करने के लिए भी उपयोगी हो सकता है। कोई परिवर्तन जो एक गुण के लिए उपयोगी है, कोई परिवर्तन जो क्या है? एक गुण के लिए उपयोगी है, कालांतर में आगे चलकर यानी कुछ समय बीतने के बाद कालांतर में किसी अन्य कार्य के लिए भी उपयोगी हो सकता है। किसी अन्य कार्य के लिए भी उपयोगी हो सकता है। अन्य कार्य के लिए भी उपयोगी हो सकता है। अन्य कार्य के लिए भी उपयोगी हो सकता है, ठीक है। बहुत अधिक जो भिन्न दिखने वाली संरचनाएं भी एक समान परिकल्प से विकसित हो सकती हैं। जो बहुत अधिक भिन्न दिखने वाली संरचनाएं होती हैं, ठीक है, दो जीवों में, उनके विकास, उनकी उत्पत्ति भी किसी एक परिकल्प से, एक जगह से, एक तरीके से हो सकती है। यानी जिनकी उत्पत्ति समान है उनकी संरचनाएं भिन्न भिन्न भी हो सकती हैं, ठीक है। बहुत अधिक भिन्न दिखने वाले संरचनाओं भी बहुत अधिक भिन्न दिखने वाली संरचनाएं भी एक समान परिकल्प से विकसित हो सकती, एक समान परिकल्प से क्या हो सकती है? विकसित हो सकती है, ठीक है। फिर देखिए आगे, जो आणविक जातिवर्त के द्वारा, एक आणविक जातिवर्त होता है, आणविक जातिवर्त के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि कोई परिवर्तन किस समय हुआ है। कुछ परिवर्तन, अब एक समान उत्पत्ति हुई है, ठीक है, लेकिन जब पहली बार एक समान उत्पत्ति हुई तब तो वो दोनों आपस में थोड़े बहुत सेम रहे होंगे, ठीक है। आगे आगे परिवर्तन बढ़ता गया और वो आगे जाकर दो अलग अलग संरचनाओं में बढ़ गए जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। अब वो परिवर्तन कब हुआ, ठीक है,
उसका पता लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आणविक जाति व्रत का उपयोग करते हैं। तो आणविक जाति व्रत के द्वारा हम यह जान सकते हैं कि कोई परिवर्तन विकास किस समय हुआ है। आणविक जाति व्रत के द्वारा हम यह जान सकते हैं कि कोई परिवर्तन किस समय हुआ था, कोई परिवर्तन किस समय हुआ था, ये अपन जान सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, विविधताओं की जो उत्पत्ति होती है और प्राकृतिक चयन द्वारा स्वरूप देना मात्र ही विकास है। विकास क्या है, ये विकास क्या है, विविधताओं की जो उत्पत्ति होती है, ठीक है, वो विविधताएं उत्पन्न तो हो गई, लेकिन अगर वो क्या हो, प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल ना हो, प्रकृति द्वारा चयन नहीं किया जाए तो विकास होगा ही नहीं, वो तो नष्ट हो जाएंगे वापस। ठीक है, तो विविधताओं की उत्पत्ति एवं प्राकृतिक चयन द्वारा उसे स्वरूप देना, उसे एक स्वरूप दे दिया जाता है, तो यह विकास होता है। ठीक है, तो नोट बना के लिखिए, ये भी नोट में आप रखना, ये विविधताओं की उत्पत्ति एवं प्राकृतिक चयन द्वारा इसे स्वरूप देना मात्र ही विकास है। ठीक है, विकास, विविधताओं की उत्पत्ति हो गई और उस विविधता को प्राकृतिक चयन के द्वारा एक स्वरूप देना ही क्या है, विकास होता है। ठीक है, अब मानव का विकास कैसे हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे, उससे पहले क्या करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले। आगे देखिए, चर्चा करते हैं अपने इसके आगे, मानव का विकास, मानव विकास। ठीक है, मानव विकास की चर्चा करते हैं, आखिरी टॉपिक हमारा इस लेसन का। देखिए, उत्खनन, खोदना, ठीक है, फिर समय का निर्धारण, ठीक है, और जीवाश्म अध्ययन के साथ साथ डीएनए का जो अनुक्रम का निर्धारण मानव विकास के अध्ययन का मुख्य साधन है। सबसे पहले तो खुदाई, ठीक है, खुदाई करते हैं तो पुरानी चीजें मिलती हैं, फिर उन पुरानी चीजों का समय निर्धारण, उन जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है, फिर जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन करके समय निर्धारण करते हैं, फिर उस जीवाश्म का अध्ययन करते हैं कि उस समय का जीवाश्म में क्या क्या गुण थे। ठीक है, साथ साथ डीएनए का जो अनुक्रम होता है, उनका जो डीएनए किस प्रकार से आपस में जुड़ा हुआ था, अनुक्रम का निर्धारण मानव विकास के अध्ययन का मुख्य साधन है। ये चीजें जब अपन अध्ययन करते हैं तो हमें मानव विकास का पता चलता है। तो उत्खनन, समय का निर्धारण, उत्खनन, समय का निर्धारण तथा जीवाश्म अध्ययन के साथ डीएनए अनुक्रम का निर्धारण, अध्ययन के साथ क्या, डीएनए अनुक्रम का निर्धारण, मानव विकास के अध्ययन का मुख्य साधन है। निर्धारण मानव विकास के अध्ययन का मुख्य साधन है, ठीक है।
सभी मानव एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं, ये भी हम जानते हैं। सभी प्रकार के जो मानव, आदि मानव हो चाहे कैसे भी मानव हो, ठीक है, पुराने मानव को एक ही स्पीशीज के सदस्य, एक ही जाति के सदस्य हैं। सभी मानव एक ही स्पीशीज या जाति के सदस्य हैं। सभी मानव एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं, सभी एक ही जाति के सदस्य हैं, ठीक है। हम सभी का जो उद्भव हुआ है, हम सभी का, मानव का उद्भव कैसे हुआ है? उद्भव अफ्रीका से हुआ है, ठीक है। हम सभी का उद्भव कहाँ हुआ था? अफ्रीका से हुआ है। हम सभी का उद्भव अफ्रीका से हुआ है। हम सभी का उद्भव कहां से हुआ? अफ्रीका से हुआ है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों माना जाता है कि अफ्रीका से हुआ? क्योंकि जो आधुनिक मानव है, ठीक है, स्पीशीज होमोसेपियन, प्राचीनतम जो सबसे होमोसेपियंस जो हमारी, ठीक है, के जो पूर्वज है हमारे होमोसेपियन, वो प्राचीनतम, इसके जो इस जाति के भी प्राचीनतम जो सदस्य हैं वो कहां पाए गए हैं? अफ्रीका में। अफ्रीका में ही क्या खोजा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, अफ्रीका से हुआ है क्योंकि आधुनिक मानव स्पीशीज, आधुनिक मानव स्पीशीज कौन सी? होमो सेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों को वहीं से खोजा गया है। आधुनिक मानव स्पीशीज के जो होमोसेपियंस के जो प्राचीनतम सदस्य है वो कहाँ मिले हैं? ठीक है, वो वहीं मिले हैं, कहाँ? अफ्रीका में। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम सबका उद्भव कहाँ से हुआ है? अफ्रीका से हुआ है, ठीक है। कुछ हजार वर्षों पूर्व हमारे कुछ पूर्वज वहीं रह गए। कुछ हमारे हजार वर्षों पूर्व क्या हुआ है? हमारे जो कुछ तो पूर्वज थे वो तो वहीं रह गए, तथा कुछ ने अफ्रीका छोड़ दिया। सबसे पहले वहीं रहते थे, वहीं से इनका उद्भव हुआ। कुछ हजार वर्षों पूर्व क्या हुआ? कुछ तो मानव अफ्रीका में रह गए और कुछ वहां अफ्रीका छोड़कर चले आए, ठीक है, छोड़ दिया। जबकि वहां के मूल निवासी पूरे अफ्रीका में फैले हुए हैं, ठीक है, पूरे अफ्रीका में वहां के मूल निवासी फैले हुए हैं। कुछ हजार वर्षों पूर्व कई हजार वर्षों पूर्व हमारे कुछ पूर्वज ने अफ्रीका को छोड़ दिया। पूर्वज वहीं रह गए तथा कुछ पूर्वजों ने अफ्रीका को क्या कर दिया? छोड़ दिया। अफ्रीका छोड़ दिया। ठीक है, जबकि वहां के जो मूल निवासी हैं वो पूरी अफ्रीका में फैल गए, ठीक है। फिर जो वहां बच गए वो मूल निवासी रह गए और वो क्या कर रहे हैं? पूरी अफ्रीका में फैल गए, ठीक है, छोड़ दिया। जबकि वहां के मूल निवासी पूरे अफ्रीका में फैल गए, पूरे अफ्रीका में वो फैल गए, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ? हमारे जो पूर्वज थे वो पूरी पृथ्वी पर फैल गए। अफ्रीका से फिर एशिया है, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह सब जगह चले। इस प्रकार
हमारे पूर्वज पूरी पृथ्वी पर फैल गए। ठीक है, आदि मानव या वन मानव, ये सब जो देखने को अपन मिलता है वो कहाँ से मिलता है हमें? वो सब अफ्रीका में देखने को मिलते हैं, आदि मानव। ठीक है, वो आप कभी न्यूज़ में कभी खबरें देखते होंगे, तो ये ज़्यादातर जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? अफ्रीका में मिलते हैं। जो जंगली, पहले अपन जंगलों में रहते थे, ऐसा अपन भी मानते हैं। ठीक है, हमारे वैज्ञानिक सब कुछ मानते हैं कि जंगलों में रहते थे आदिवासियों के रूप में। तो सबसे ज़्यादा आदिवासी जो प्रजातियाँ होती है वो भी कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, आज भी वो प्रजातियाँ है जो लोगों को तक को मार कर खाते हैं। ठीक है, जीव जंतुओं को मार कर वहाँ पर खाते हैं, वो जंगलों में निवास करते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले इसका। उम्मीद करता हूँ इसी के साथ हमारा जो लेसन कंप्लीट हुआ है, उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में एक नए लेसन के साथ, 10वां लेसन और मोस्ट इम्पोर्टेंट इस अध्याय का, इस 10वीं सिलेबस कोर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन कह सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही ज़रूरी है, अगर आपको 10th में अच्छे परसेंटेज बनाने हैं अच्छे, तो वो लेसन आना जरूरी है। उसको अच्छे से समझेंगे अपन। ठीक है, जिसका नाम है प्रकाश, और प्रकाश पर आधारित 2 घटनाएं, परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें दर्पण से परावर्तन कैसे होता है, गोलीय दर्पणों से कैसे होता है, लेंसों से कैसे होता है, अपवर्तन कैसे होता है, सब चीज़ें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।